सो देखिए, इस कंप्लीट ट्रेनिंग को हम 3 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। जिसमें फर्स्ट पार्ट के अंदर हम यहाँ पर स्केचअप को कवर करेंगे, जिसके अंदर हम मॉडलिंग सीखेंगे कि अगर आपको एक्सटीरियर मॉडलिंग करनी है, मॉडलिंग का मीनिंग क्या होगा, किसी भी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना, कि एक्सटीरियर के अंदर जब आप स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं तो वॉल कैसे प्लेस की जाती है, कंपाउंड वॉल्स क्या होती हैं, बाउंड्री वॉल क्या होती है, रेलिंग कैसे लगाई जाती है, हम लोग स्टेयर कैसे डिज़ाइन करते हैं, सीएनसी जाली आप कैसे प्लेस कर सकते हो। बहुत सारे टर्म्स होते हैं, बहुत सारे तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। तो जितनी भी चीज़ों के बारे में हम सीखने वाले हैं वो सभी चीज़ें हम लोग स्केचअप में सीखेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे डिफरेंट एक्सटेंशंस पे वर्क करेंगे। तो मॉडलिंग का जितना भी पोर्शन होगा वो हमारा स्केचअप के अंदर इंक्लूड होगा। फाइनली जब हम मॉडलिंग वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं तो हम एंडस्केप या वीरे की हेल्प से उसके अंदर मटेरियल एंड लाइटिंग प्लेस करते हैं। और फाइनली कुछ सेटिंग्स को करने के बाद, फॉर एग्जांपल आपको एनवायरनमेंट सेटिंग करनी है, आपको सन सेटिंग करनी है, आपको वहाँ पे रेंडर एलिमेंट्स को ऐड करना है। इसके अलावा हमें डिफरेंट तरीके की HDRIs यूज़ करनी होती है। मटेरियल्स के अंदर भी हमें काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि एक मटेरियल को क्रिएट करने में आपको काफ़ी सारे फैक्टर्स पे वर्क करना होता है। फॉर एग्जांपल आप एक वुडन मटेरियल क्रिएट कर रहे हैं, तो वुडन मटेरियल को क्रिएट करने के लिए एक होता है टेक्सचर को अप्लाई करना, और एक है पीबीआर मटेरियल को बनाना। पीबीआर मटेरियल्स मीन फिजिकल बेस्ड रेंडरिंग मटेरियल। तो उसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जैसे डिफ्यूज़ होता है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। इसके अलावा आपका कोट होता है, शीन होता है, बम्प होता है, नॉर्मल होता है, और ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इन ऑप्शंस का मीनिंग क्या है, ठीक है। इसके अलावा लेट सपोज आप एक लाइट को क्रिएट कर रहे हैं, तो कौन कौन सी तरह की लाइट होती हैं, जैसे लाइन लाइट है, रेक्टेंगल लाइट है, आपकी आईएस लाइट है, आपकी स्फीयर लाइट है, डोम लाइट है, एनवायरनमेंट लाइट है, सन लाइट है, और इसी तरह से बहुत सारी तरह की लाइट्स होती हैं। तो इन लाइट्स को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। जब आप अपनी स्ट्रक्चर मॉडलिंग कंप्लीट कर लेते हैं, जब आप लाइटिंग कंप्लीट कर लेते हैं, जब आप मटेरियल कंप्लीट कर लेते हैं, तो इन 3 स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद हम अपने फाइनल स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि होता है रेंडर सेटिंग करना। तो रेंडर सेटिंग कैसे किया जाता है, रेंडर सेटिंग के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ग्लोबल इल्यूमिनेशन, वॉल्यूमेट्रिक सनलाइट, ठीक है। इसके अलावा रेंडर आउटपुट क्या है, कैमरा आप किस तरह का यूज़ कर रहे हैं, डोम कैमरा आप यूज़ कर रहे हैं, फिजिकल कैमरा आप यूज़ कर रहे हैं, स्टीरियो कैमरा यूज़ कर रहे हैं। और कैमरा के अंदर भी फिर काफ़ी सारे टर्म्स आ जाते हैं, जैसे एक्सपोजर है, वाइट बैलेंस है, ठीक है, आपका कलर टेम्परेचर है, इसके अलावा आपकी सेचुरेशन है। तो इन सभी चीज़ों पे वर्क करना, रेंडर एलिमेंट्स को ऐड करना, आपको डिफ्यूज रेंडर एलिमेंट ऐड करना है, आप वहाँ पे रिफ्लेक्शन ऐड करना चाहते हैं, आप स्पेक्युलर ऐड करना चाहते हैं, आप ओपेसिटी ऐड करना चाहते हैं, आप नॉइस रिड्यूस करना चाहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें होंगी ये हम एंडस्केप एंड वीरे के अंदर कवर करेंगे। और इन सभी चीज़ों को करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एक इमेज को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। तो ये हमारे कंप्लीट कोर्स के अंदर हम लोग कवर करेंगे, जिसमें हम एक बेस मॉडल से, बिल्कुल ऑटोकैड का प्लान होगा, तो ऑटोकैड प्लान से आप कैसे वॉल्स क्रिएट करेंगे, कैसे आप उसके अंदर डिटेल मॉडलिंग करेंगे, कैसे आप डिफरेंट कंपोनेंट को प्लेस करेंगे, कैसे आप मटेरियल करेंगे, कैसे आप लाइटिंग करेंगे, कैसे आप वहाँ पे रेंडर सेटिंग करेंगे, और फाइनली एक प्रोडक्ट आपको मिलेगा, एक आपको इमेज मिलेगी। तो ये कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको सिखाने वाली हूँ इस कंप्लीट ट्रेनिंग के अंदर। तो सबसे पहले हम चीज़ों को कंफ्यूज ना करते हुए टर्म बाय टर्म चलते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म हमारे यहाँ पर है स्केचअप। देखिए, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है तो उस सॉफ्टवेयर की कोई ना कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है। तो स्केचअप की भी एक डेफिनेशन है कि स्केचअप क्या है। अभी देखिए, स्केचअप अगर आप किसी से भी पूछते हैं तो नॉर्मली आपको ये सुनने में मिलता है कि स्केचअप एक 3D सॉफ्टवेयर है। लेकिन क्या आपको पता है 3D सॉफ्टवेयर बहुत से तरह के होते हैं। जैसे रेविट भी एक 3D सॉफ्टवेयर है, 3ds मैक्स भी एक 3D सॉफ्टवेयर है, रेविट भी एक 3D सॉफ्टवेयर है, माया भी एक 3D सॉफ्टवेयर है, राइट। तो इन चीज़ों में डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट होता है कि स्केचअप क्या है, रेविट क्या है, माया क्या है, आपका मैक्स क्या है, और हम स्केचअप को क्यों यूज़ करें।
क्योंकि बहुत सारे रेंडरिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, तो हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं, तो स्केचअप को ही क्यों यूज़ किया जाना चाहिए। देखिए हर एक सॉफ्टवेयर ना अपने अपने टर्म में यूनिक होते हैं। जैसे स्केचअप जो है वो अपने लिए अपनी कुछ फीचर्स की वजह से फेमस है। जैसे अगर आपको क्विक मॉडलिंग करनी है तो आप स्केचअप में कर सकते हो। अगर आपको डिटेल मॉडलिंग करनी है तो आपको मैक्स पे शिफ्ट करना चाहिए। अगर आप BIM के ऊपर वर्क करते हैं, दैट मीन्स बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग के ऊपर वर्क करते हैं, तो आपको रेविट पे शिफ्ट करना चाहिए। अगर आप कैरेक्टर मॉडलिंग पे वर्क करते हैं तो आपको किसके ऊपर वर्क करना चाहिए, आपको माया के ऊपर वर्क करना चाहिए। तो 3D सॉफ्टवेयर हम सिर्फ इस टर्म को ऐड नहीं कर सकते कि स्केचअप एक 3D सॉफ्टवेयर है, क्योंकि 3D का मीनिंग क्या होता है, 3 डायमेंशन, जो आपकी 3 एक्सिस में वर्क करता है, एक्स एक्सिस के अंदर, वाई एक्सिस के अंदर एंड जेड एक्सिस के अंदर। तो ये आपको वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस मिल जाती हैं। हम यहाँ पे राइट नाउ किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, आर्किटेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप 3 सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको 4 सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, स्केचअप, रेविट, 3ds मैक्स एंड माया। माया जो है वो बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कैरेक्टर मॉडलिंग कर सकते हो। अगर आपको कुछ कार्टूनिस्ट टाइप का इफेक्ट क्रिएट करना है, आप वहाँ पे कैरेक्टर का मीनिंग आप डेफिनेटली समझ गए होंगे, कैरेक्टर कोई भी एक बॉडी होती है ना। तो अगर आप किसी भी बॉडी वगैरह को डिज़ाइन करना चाहते हो, अभी वो कोई एनिमल भी हो सकता है, कोई आपका पेट भी हो सकता है, कोई आपका ह्यूमन भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा कोई आपका स्टैचू हो सकता है, मतलब कैरेक्टर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं 3D मॉडलिंग के अंदर, वो आपकी माया के अंदर की जाती हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर 3 सॉफ्टवेयर बच जाते हैं, स्केचअप, रेविट एंड मैक्स। तो इन सॉफ्टवेयर की भी अपनी अपनी यूएसपी होती है, कि इन सॉफ्टवेयर का अपना अपना यूज़ है, कि अगर हम स्केचअप को यूज़ कर रहे हैं तो उसका एक बिल्कुल ही अलग पैरामीटर होता है। आप क्विक मॉडलिंग के लिए स्केचअप को यूज़ कर सकते हो। अगर आप तीनों सॉफ्टवेयर का कंपैरिजन करो तो डेफिनेटली हम सॉफ्टवेयर का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी सॉफ्टवेयर अपने अपने आप में यूनिक होते हैं। लेकिन कोई ना कोई ऐसे की फीचर होता है जो सभी सॉफ्टवेयर को एक दूसरे से यूनिक बनाता है, राइट। अगर तीनों ही मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है तो हम किसी एक को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके यूसेज के ऊपर कि आप किस पर्पज़ से उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उस बिल्डिंग को डिज़ाइन करने के अंदर अगर आपको कॉस्टिंग वहाँ पे कैलकुलेट करनी है कि क्या कॉस्टिंग आएगी उस बिल्डिंग को डिज़ाइन करने के अंदर, ठीक है। इसके अलावा आप वहाँ पे मासिंग कंट्रोल करना चाहते हो, आप वहाँ पे प्लम्बिंग की ड्राइंग्स वगैरह ऐड करना चाहते हो, आप वहाँ पे इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स ऐड करना चाहते हो, आप मैकेनिकल ड्राइंग्स ऐड करना चाहते हो, ठीक है। इसके अलावा आप वहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कॉस्टिंग कैलकुलेट करना, मासिंग कैलकुलेट करना, तो कंप्लीट अगर आप बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन देना चाहते हो तो आप रेविट सॉफ्टवेयर के ऊपर जा सकते हो, ठीक है। वहीं पे अगर आप 3ds मैक्स यूज़ करते हो, ठीक है, हमें ये पता चल गया कि अगर आपको क्विक रेंडरिंग लेनी है तो रेविट आपके यूसेज के अंदर बहुत कम आएगा, क्योंकि वहाँ पर आप इंफॉर्मेशन ऐड करते हो, किसी भी प्रोजेक्ट की आप इंफॉर्मेशन वहाँ पर डिलीवर कर सकते हो। तो वहाँ पे हमारा यूज़ ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमें किस पॉइंट से यूज़ करना है, हमें करना है आर्किटेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें सिर्फ इमेजेस को क्रिएट करना है, एक्सटीरियर इमेजेस, इंटीरियर इमेजेस, हम उस तरह की इमेजेस को क्रिएट करना चाहते हैं। तो वहाँ पे इसका जो यूसेज होता है ना वो बदल जाता है। तो उस टर्म के अंदर हम किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हो 3ds मैक्स का, आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर स्केचअप का, ठीक है। अब ये 3ds मैक्स का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो 3ds मैक्स और स्केचअप दोनों ही सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिसके अंदर आप एक्सटीरियर मॉडलिंग, आप इंटीरियर मॉडलिंग, इवन आप लैंडस्केप डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप कर सकते हो। इसमें मैं एक टर्म को और ऐड करना चाहूँगी, फिल्म मेकिंग। 3ds मैक्स के अंदर आप फिल्म मेकिंग भी कर सकते हो। 3ds मैक्स के जो यूजर्स है वो 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड है। एक कैटेगरी वो है जो 3ds मैक्स को सीख रही है एज एन एनिमेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जो CG आर्टिस्ट होते हैं वो लोग उसे सीखते हैं। एक उसका ब्रॉड जो यूज़र है वो किस फील्ड के अंदर है, वो है आर्किटेक्ट फील्ड के अंदर। जो लोग 3ds मैक्स का यूज़ करते हैं इंटीरियर की इमेजेस को क्रिएट करने के लिए, एक्सटीरियर की इमेजेस को क्रिएट करने के लिए, तो वहाँ पे आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे 3ds मैक्स का जो यूसेज है वो बढ़ किस लिए जाता है, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हो जाते हैं, आपको इतने सारे तरह के ऑप्शंस मिल रहे हैं, आपको मतलब अनलिमिटेड नंबर ऑफ मॉडिफायर्स मिल रहे हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के इफेक्ट्स मिल रहे हैं, फोग इफेक्ट, फायर इफेक्ट, रेन इफेक्ट, बहुत सारे तरीके के इफेक्ट्स हैं।
तो वो आप मैक्स में ऐड कर सकते हो। यानी डिटेल्ड मॉडलिंग के लिए आप 3ds मैक्स का यूज़ कर सकते हो। अगर आपका मेन एजेंडा क्विक मॉडलिंग है कि आप कम टाइम के अंदर एक फोटो रियलिस्टिक इमेज को क्रिएट करना चाहते हो, जैसे बॉटम में आप इमेजेस को देख भी सकते हो, तो इस तरह की इमेजेस आप स्केचअप में भी क्रिएट कर सकते हैं। डेफिनेटली क्वालिटी के अंदर थोड़ा बहुत आपका वहाँ पे 3ds मैक्स आगे है, रीज़न बीइंग उसके इफ़ेक्ट्स, क्योंकि उसमें बहुत सारे तरह के इफ़ेक्ट्स आपको मिलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्केचअप वहाँ पे कहीं पे भी लो पड़ जाता है। रीज़न क्या है उसके पीछे? रीज़न ये है कि 3ds मैक्स के अंदर आपको इनबिल्ट इफ़ेक्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन स्केचअप के अंदर डेफिनेटली आपके पास इनबिल्ट इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन जहाँ पर आप डिफरेंट रेंडर इंजन्स का यूज़ करोगे। जैसे कि मैंने आपको किसके बारे में बताया? वी-रे के बारे में बताया। जैसा कि मैंने आपको अभी किस चीज़ के बारे में बताया? एनस्केप के बारे में बताया। तो इन डिफरेंट रेंडर इंजन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? डिफरेंट तरीके की इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो। 3ds मैक्स के अंदर बहुत बड़ी लाइटिंग की आपको लाइब्रेरी मिलती है कि आप डिफरेंट तरीके की लाइट्स क्रिएट कर सकते हो। आपको पता है स्केचअप में हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लाइटिंग, मटेरियल्स आप क्रिएट कर सकते हो, बट वो पीबीआर मटेरियल नहीं होते हैं, वो आपके पास सिंपल मटेरियल होते हैं। लेकिन अगर आप वीडियो लैंडस्केप का यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे जो रिजल्ट्स होते हैं ना, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, 3ds मैक्स के भी एज वेल एज स्केचअप के भी। तो दोनों ही सॉफ्टवेयर के जो रिजल्ट्स होंगे एट द एंड वो आपको सिमिलर मिलेंगे। बहुत हद तक आपको सिमिलर मिल जाता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो 100% ही एक दूसरे से बिल्कुल ही सेम है, बट हाँ, एक एक लिमिट तक आप उन दोनों को कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, वहीं पे क्विक मॉडलिंग के लिए डेफिनेटली स्केचअप आपका बेस्ट होता है। इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि स्केचअप इज अ 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग हाई डेफिनेशन इमेजेस। अभी किस किस इंडस्ट्रीज इन्हें यूज़ करते हैं, क्योंकि स्केचअप जो है वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। आप वहाँ पे आर्किटेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग, एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग, इवन प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, लैंडस्केप डिज़ाइनिंग, मैकेनिकल डिज़ाइनिंग, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आप रेंडर इंजन्स का यूज़ करते हो जैसे एनस्केप है, इसी तरह से लूमियन है, थिया है, D5 रेंडर है, आपका यूनिकॉर्न रेंडर है, तो इन रेंडर इंजन्स के अंदर आपको और ज़्यादा इफेक्ट ऐड। तो लूमेन के बारे में आप सभी ने सुना है कि लूमेन आपका कितना बड़ा सॉफ्टवेयर, कितने सारे तरह के इफेक्ट्स आपको वहाँ पे मिलते हैं। तो उन इफेक्ट्स को आप क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। और जब स्केचअप के अंदर आप इजीली मॉडलिंग कर सकते हैं और लूमियन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हो, तो आप वहाँ पे फिल्म भी बना सकते हैं। ठीक है, आपने डिफरेंट गेम्स के बारे में सुना होगा, है ना? तो गेम्स क्या होते हैं, उन्हें भी किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाया जाता है। तो मैक्स, माया एंड स्केचअप तीनों ही सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है गेम्स इंडस्ट्रीज के अंदर भी। तो मेनली इसकी जो कैटेगरी है वो आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, इंडस्ट्रियल डिजाइनर, प्रोडक्ट डिजाइनर, लैंडस्केप आर्किटेक्चर्स, सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड फिल्म मेकिंग सीजी आर्टिस्ट एंड लास्टली गेम मेकर्स। तो ये सभी लोग वो हैं जो स्केचअप को या मैक्स को या माया को यूज़ करते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी चीज़ें कैटेगराइज हो जाती है कि आप किस फील्ड में वर्क कर रहे हो। अगर आप कैरेक्टर मॉडलिंग में वर्क करो तो आप माया पे शिफ्ट करोगे। ठीक है, और वहाँ पर अगर आप बाकी किसी इंडस्ट्री से रिलेट करते हो, जो जिसका कि मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले बताया, तो उन सभी के लिए आप स्केचअप को भी यूज़ कर सकते हो और आप मैक्स को भी यूज़ कर सकते हो। स्केचअप को आप कब यूज़ करेंगे? जब आपको क्विक मॉडलिंग करनी होगी, क्योंकि एक बहुत ही छोटा सॉफ्टवेयर है, लिमिटेड ऑप्शंस हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लिमिटेड ऑप्शन तो आपको उन्हीं ऑप्शन पे वर्क करना है। मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले बताया कि हम एक्सटेंशन पर भी वर्क करने वाले हैं। तो उन एक्सटेंशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? अपने सॉफ्टवेयर को फीचरिस्टिक बना सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फीचर। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? एक्सटेंशंस का यूज़ करेंगे। जैसे 3ds मैक्स के अंदर आपको बहुत सारे तरह के मॉडिफायर्स मिलते हैं। अगर आपको एक बॉक्स से पिलो को क्रिएट करना है ना, तो आप कर सकते हो। स्केचअप के अंदर ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास वहाँ पर एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है 3D वेयर हाउस, कि हम 3D वेयर हाउस पे गए, वहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने का नीड नहीं है। आपको पिलो यूज़ करना है, पिलो को सर्च कीजिए, वहाँ से डाउनलोड कीजिए एंड यूज़ कीजिए। अगर आप मैक्स में क्रिएट कर सकते हो तो आप स्केचअप के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। 3ds मैक्स के जो ऑनलाइन रिसोर्सेज है वो बहुत कम है एज कम्पेयर स्केचअप। स्केचअप के पास बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज होते हैं, जैसे आपने sketchup.cg टिप्स सुना होगा, आपने वहाँ पर टेक्सचर क्लब सुना होगा, ठीक है, आपने वहाँ पे कैड फ्री सॉफ्टवेयर सुनी होगी। तो बहुत सारे तरीके की साइट्स होती हैं जहाँ से आप क्या कर सकते हो, वहाँ से आप डायरेक्टली मॉडल्स को डाउनलोड कर सकते हो। अभी मॉडलिंग को भी हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एक्सटीरियर मॉडलिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपको कोई भी एक एक्सटीरियर का प्रोजेक्ट मिला हुआ है और उसके ऊपर आपको वर्क करना है। तो रियल वर्ल्ड के अंदर भी आपने देखा होगा कि कोई भी एक एक्सटीरियर का मॉडल जब बनाया जाता
जाता है, कोई भी एक एक्सटीरियर क्रिएट किया जाता है, तो पहले क्या किया जाता है, उसके जो सरफेस होता है उसको लेवल किया जाता है, मतलब उसको प्लेन किया जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्रिक्स की हेल्प से वॉल्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है। फिर वहाँ पर हम सीमेंटिंग का वर्क करते हैं, फिर वहाँ पर हम जैसे सीलिंग को ड्रॉ करते हैं। इसके अलावा वहाँ पे स्टेयर्स को प्लेस की जाती है, ठीक है। फिर आपको फर्स्ट फ्लोर इस तरीके से आपको मुमटी बनाया जाता है, जितना वो डिपेंड करता है कि भाई आपका कितना बड़ा एलिवेशन है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, और इसमें क्या होता है कि आपकी स्ट्रक्चर मॉडलिंग कंप्लीट होती है। तो सेम आपका सॉफ्टवेयर के अंदर है, आप इसको रिलेट कर सकते हो रियल वर्ल्ड को और सॉफ्टवेयर को, कि रियल वर्ल्ड के अंदर अगर इस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही हैं तो सॉफ्टवेयर के अंदर भी चीज़ों को ऐसा ही वर्क करना है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि रियल वर्ल्ड में तो पहले वॉल्स वगैरह बन रही है और सॉफ्टवेयर के अंदर हम कंपोनेंट्स को प्लेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं तो जैसे बेस को क्रिएट किया जाता है, फाउंडेशंस आपकी बनाई जाती हैं, वॉल्स आपकी क्रिएट की जाती है, कॉलम आपके प्लेस किए जाते हैं, बीम्स आपके प्लेस किए जाते हैं, तो सॉफ्टवेयर के अंदर भी आपको इन्हीं स्टेप्स के थ्रू फॉलो करना होता है। तो जितना भी आपका बिल्कुल बेसिक वर्क होता है एक एलिवेशन को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, आपके स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए, उसे हम स्ट्रक्चर डिजाइनिंग बोलते हैं। जब आपकी स्ट्रक्चर डिजाइनिंग कंप्लीट हो जाती है, मतलब आपने क्या किया, अभी आपने सिर्फ वॉल्स वगैरह को कंप्लीट किया है, देन हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम डिटेल्स को ऐड करेंगे कि सीलिंग के अंदर अगर आपको डिटेल्स ऐड करनी है तो कैसे आप सीलिंग को डिज़ाइन करेंगे, वॉल के अंदर आप किस तरह से डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सटीरियर के अंदर आप कैसे डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं, एक्सटीरियर में हम क्या कर सकते हैं, मोल्डिंग प्लेस कर सकते हैं, एक्सटीरियर में आप सीएनसी जाली प्लेस कर सकते हो, एक्सटीरियर के अंदर आप वहाँ पे डिफरेंट तरीके के कंपोनेंट्स प्लेस कर सकते हो। तो ये जितनी भी चीज़ें होती है ये आपके डिटेल मॉडलिंग का पार्ट होती है, कि किस तरह से वॉल्स को डिज़ाइन किया गया है, पैरापेट वॉल है, ठीक है। इसके अलावा आपके यहाँ पे कंपाउंड वॉल है, किस तरह की वॉल है, उसके ऊपर में वर्क करना होता है। तो वो क्या होता है, हमारे मॉडलिंग का सेकंड स्टेप होता है, इसमें हमने क्या किया, डिटेल मॉडलिंग की। तो ये जब आप दोनों स्टेप कंप्लीट कर लेती हो तो आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, मॉडलिंग का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इसके ऊपर वर्क करना होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर हमारे नॉर्मल जो घर वगैरह होता है वहाँ पर हम लोग पेंट वगैरह कराते हैं, ठीक है। हम लोग वहाँ पे पीओपी कराया जाता है वहाँ पे। तो वो सभी चीज़ें क्या होती है, वो आपका मटेरियल का पार्ट होता है, ठीक है। मटेरियल के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, कि अगर आप फ्लोर बना रहे हैं तो फ्लोर के अंदर आप किस तरीके की चीज़ें बना रहे हैं, आप टाइलिंग को प्लेस कर रहे हैं, आप वहाँ पे वुडन फ्लोर प्लेस कर रहे हैं, आप मार्बल प्लेस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये क्या हुआ, आपका फ्लोर का मटेरियल हुआ। ऐसे ही लेट्स सपोज आप वॉल का मटेरियल डिजाइन कर रहे हो तो वॉल के मटेरियल में कैसा टेक्सचर है, वॉल में आपने किस तरह के कलर अप्लाई किया हुआ है, सेम आपका सीलिंग होता है, सेम आपका एक्सटीरियर होता है। तो ये जितनी भी चीज़ें आती है ये हमारे सेकंड पार्ट के अंदर आती है, जो कि होता है मटेरियल। तो मटेरियल के अंदर हमें वर्क करना होता है, ठीक है। और जब आप इन चीज़ों को रियल वर्ल्ड में करते हो तो डेफिनेटली वहाँ पर हमें चीज़ों को अरेंज नहीं करना होता, कि अगर आपको वॉल पेंट मिला हुआ है तो उसमें सारी कैरेक्टरिस्टिक मिली हुई होती है और एट द एंड हमें वहाँ पे रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है कि आपको उन्हीं चीज़ों को बताना होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर को नहीं पता है कि आप उस कलर से वॉल पेंट बना रहे हो या मार्बल बना रहे हो। उसको नहीं पता कि अगर वुड यूज़ किया जा रहा है तो वो ट्री के लिए किया जा रहा है या फिर फ्लोरिंग के लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो मटेरियल के अंदर ना बहुत सारे टर्म्स होते हैं, बहुत सारे तरह के मैप होते हैं, डिफ्यूज मैप होता है, रिफ्लेक्शन मैप होता है, रिफ्लेक्शन मैप होता है। तो इन सभी टर्म्स का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, वो भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको वुडन मटेरियल के बारे में बताया कि एक ट्री का वुड है, एक आपका वहाँ पे फ्लोरिंग का वुड है। तो उसमें क्या होगा, ट्री के वुड के अंदर आपको रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगी, ट्री के वुड में आप अपने आप को नहीं देख पाओगे। रीज़न क्या है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं है। वहीं पे अगर आपकी वुडन फ्लोरिंग है तो वहाँ पर आपको रिफ्लेक्शन भी मिलेगा, वहाँ पर आपको स्पेक्युलर वैल्यू भी मिलेगी, ठीक है। अगर कोई लेट सपोज कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट आपका ग्लो कर रहा है, तो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ग्लो नहीं करता है, वहाँ पर क्या होता है कि उस तरह से उस ऑब्जेक्ट को ग्लो कराया जाता है कि वो ऐसा लुक करता है कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट वहाँ पर ग्लो कर रहे हैं। तो वो क्या है, उस पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर एमिसिवनेस है, ठीक है। तो एमिसिवनेस क्या होती है, फिर रिफ्लेक्शन के अंदर ग्लोसीनेस आ जाती है, फिर आपका रिफ्लेक्शन ग्लोसीनेस आ जाता है। अगर आप एक सोफ़ा का मटेरियल क्रिएट करें तो उसमें भी काफ़ी सारी तरह की चीज़ें होती हैं, फिर उसमें डिफ्यूज़ के अंदर कैसा टेक्सचर ऐड करना है, कितना आपका रिफ्लेक्शन होना चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्शन तो डेफिनेटली नहीं होता है क्लोथ के अंदर, फैब्रिक के अंदर आपका रिफ्लेक्शन नहीं होता है, बट वो फिर बाकी मटेरियल के अंदर भी डिपेंड करता है ना। और फिर आपका शीन कितना होगा,
फॉल ऑफ मटेरियल कैसे क्रिएट किया जा रहा है, वो बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो वो जितना भी आपका टर्म होगा वो आपका मटेरियल से रिलेट करेगा। तो सेकेंड स्टेप के अंदर चाहे आप एक्सटीरियर डिज़ाइन कर रहे हैं चाहे आप इंटीरियर डिज़ाइन कर रहे हैं, आपको क्या करना होता है, मटेरियल को प्लेस करना होता है। थर्ड स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंपोनेंट प्लेस करते हैं। कंपोनेंट प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होगा कि सोफा किस तरह का प्लेस किया जा रहा है अगर आप इंटीरियर डिज़ाइन कर रहे हैं तो, ठीक है। चेयर किस तरह की है, कैसे आपने डिफरेंट तरीके के डेकोर आइटम्स यूज़ किए हुए हैं। डेकोर आइटम्स मीनिंग फ्लावर पोट हो गया, ठीक है, कोई आपकी पिक्चर्स हो गई, आपके डिफरेंट तरीके के पोर्ट्स हो गए, यूटेंसिल्स हो गए अगर आप किचन डिज़ाइन कर रहे हैं तो, ठीक है। वहाँ पर आपके डिफरेंट तरीके के वेसल्स हो गए, इस तरीके की चीज़ें जितनी भी होंगी वो आपकी किचन के अंदर आएगी। अगर आप एक बेडरूम डिज़ाइन कर रहे हैं तो कैसा आपने बेड प्लेस किया है, किस तरह की आर्म चेयर है, कैसे आपने वहाँ पे वॉल्स को डेकोरेट किया है, कैसे अपने पेंटिंग्स का यूज़ किया, वो जितनी भी चीज़ें होंगी वो आपकी किसके अंदर इंक्लूड होगी, वो आपकी होगी कंपोनेंट प्लेसमेंट के अंदर। और सेम आपके एक्सटीरियर में होगा। एक्सटीरियर के अंदर भी क्या कंपोनेंट प्लेसमेंट क्या होगा कि कैसा आप ट्री को यूज़ कर रहे हो, साइट डिज़ाइनिंग बेसिकली हम इसे बोल सकते हैं कि साइट डिज़ाइनिंग आप कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो साइट डिज़ाइनिंग वो आपका थर्ड स्टेप होगा। तो यहाँ तक हम लोग क्या कर चुके हैं, हम लोग मॉडलिंग कर चुके हैं, हम लोग मटेरियल प्लेस कर चुके हैं और हम लोग साइट डिज़ाइन कर चुके हैं। अभी हम लोग यहाँ पर फोर्थ स्टेप की तरफ बढ़ेंगे जो कि होगा लाइटिंग। अभी लाइटिंग में डिपेंड करते हैं कि भाई किस तरह की लाइटिंग क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप इंटीरियर लाइटिंग क्रिएट करो तो वहाँ पे चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे आप वहाँ पे एनवायरनमेंट लाइट का यूज़ कर सकते हो, जैसे आपको फर्स्ट इमेज में दिख रहा है कि वहाँ पे मेजर जो यूज़ है वो एनवायरनमेंट लाइट का है। डेफिनेटली स्पॉट लाइट, आपकी लाइन लाइट यूज़ की हुई है वो, बट वो बहुत ही लो उसके अंदर किया गया है। मेनली जो यहाँ पर इसका इम्पैक्ट आ रहा है वो आपका आ रहा है एनवायरनमेंट लाइटिंग के थ्रू। तो एनवायरनमेंट लाइटिंग आप क्रिएट कर सकते हो। सेकेंड इमेज के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके की लाइट्स मिल रही है। आपको शैंडलियर के अंदर या फिर हम बोल सकते हैं कि लस्टर के अंदर आपको लाइट मिल रही है। आपको यहाँ पे डिफरेंट तरीके के लैंप्स में लाइट मिल रही है ना। आपको फ्लोर के अंदर भी लाइटिंग विजिबल हो रही है जिसे हम आईईएस लाइट बोलते हैं या फिर हम कॉन लाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे ये अलग अलग तरीके की लाइटिंग है, एनवायरनमेंट प्लस आपका यहाँ पे जो इंटीरियर लाइट्स होती है उनका यूज़ किया हुआ है। और ऐसे ही आपका थर्ड इमेज के अंदर है। अभी ये तो हो गया कि जब आप इंटीरियर पे वर्क कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप एक्सटीरियर पे वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, लाइटिंग तो देखो सेम ही होती है, क्योंकि एक्सटीरियर के अंदर लाइटिंग क्या होता है कि आप स्ट्रीट लाइट यूज़ कर सकते हो मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी लाइटिंग होती है वो या तो एनवायरनमेंट की वजह से क्रिएट की जाती है, जो कि अगर डे टाइम है तो सन के थ्रू और अगर नाइट टाइम है तो मून के थ्रू, ठीक है, जो नाइट लाइट जिसे हम बोलते हैं, तो वो चीज़ें होती हैं। तो उसके थ्रू आपकी जो वैल्यू है, जो आपकी इमेज का कंट्रास्ट है, जो आपकी इमेज की सिचुएशन है, जो आपकी इमेज के एक्सपोजर है, उन सभी चीज़ों को बैलेंस कर रहा है। तो वो चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लेट सपोज नाइट टाइम रेंडर करें एक्सटीरियर के अंदर तो वहाँ पे मेजरली लाइट कौन कौन सी होगी, या तो आपके आसपास के एनवायरनमेंट की होगी या फिर जिस मॉडल को आप रेंडर कर रहे हैं उसकी लाइटिंग होगी। वो चाहे फिर आपका इंटीरियर हो सकता है, फिर वो चाहे आपका एक्सटीरियर हो सकता है, एक्सटीरियर लाइटिंग या फिर आपकी इंटीरियर लाइटिंग, वो चीज़ें हो जाएंगी। तो ये सारा जितना भी हम वर्क करते हैं ये आपके लाइटिंग के अंदर होता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों पे वर्क करना है। तो ये यहाँ पे इन चीज़ों का कंक्लूजन क्या निकला कि आपका जो वर्क होगा वो इन पार्ट के अंदर डिवाइडेड होगा। और यहाँ तक हमने क्या किया, हमने सिर्फ डिज़ाइनिंग की है, हमने सिर्फ मॉडलिंग की है, ठीक है, लाइटिंग प्लेस करी, मटेरियल किया, ये सभी चीज़ें हमने करी है। लेकिन जब आप एक इमेज को क्रिएट करते हो ना, या फिर आप एक एनिमेशन को क्रिएट करते हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि एनिमेशन या इमेज को क्रिएट करते टाइम आपको किसी ना किसी पॉइंट पे कुछ ना कुछ सेटिंग करनी होती है जिसकी वजह से आपका इम्पैक्ट होता है, ठीक है। मान लीजिए कि आपने डिफरेंट डिफरेंट तरीके की लाइटिंग प्लेस कर दी लेकिन उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो वहाँ पर तो आपको इम्पैक्ट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो वैल्यू अगर हमारे सीन के साथ मैच ही नहीं कर रही है। मान लो आपने बहुत कम लाइटिंग कर दी तो भी वहाँ पर वो चीज़ वर्क नहीं करेगी। आपने बहुत ज़्यादा लाइटिंग कर दी तो आपको वहाँ पे बर्निंग फील होगी। तो सभी चीज़ों को आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। अगर आप लेट सपोज आप एनवायरनमेंट लाइटिंग का यूज़ करो इंटीरियर के केस के अंदर, ठीक है, और वहाँ पे आपने ग्लोबल इल्यूमिनेशन को ऑफ किया हुआ है तो आपको वहाँ पे इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। उस केस में आपको ग्लोबल इल्यूमिनेशन को यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपने वहाँ पे लेट सपोज सन को प्लेस किया हुआ है विंडो के जस्ट पास में, ठीक है, मतलब आपको इस तरीके का इम्पैक्ट क्रिएट करो जहाँ पे सन जो है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रहा है आपके इंटीरियर के अंदर। तो उस केस के अंदर क्या होगा कि अगर आपने ग्लोबल इल्यूमिनेशन को ऑफ किया है तो आपका जो लाइटिंग है वो सिर्फ उसी उसी पोर्शन के अंदर विजिबल होगा जहाँ से आपकी सनलाइट एंटर कर रही है।
और ग्लोबल इल्यूमिनेशन के ऑन करते ही आपका पूरा सीन आपका ब्राइट हो जाएगा। तो वहाँ पे भी वो चीज़ वैल्यू करती है कि किस तरह के सेटिंग्स होती है, ठीक है। इसके अलावा आपने सेटिंग्स प्रॉपर कर दी, बट आपने वहाँ पे रेंडर एलिमेंट्स को ऐड नहीं किया, तो वो चीज़ें क्या करेंगे, आपका इम्पैक्टेड नहीं करेंगे, आपकी इमेज के अंदर बहुत ज़्यादा नॉइस होगा, आप नहीं वहाँ पे देख पाएंगे, आप नहीं वहाँ पे एनालाइज कर पाएंगे कि डिफ्यूज़ कैसे वर्क कर रहा है, मटेरियल आईडी आपकी कैसे वर्क कर रही है, क्रिप्टोमैट आपका कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें होती हैं। और फाइनली जैसे मान लीजिए कि आपने सभी सेटिंग्स परफेक्ट करी है, आपने मटेरियल परफेक्टली प्लेस किया, आपने लाइटिंग परफेक्टली करी, आपने मॉडलिंग परफेक्ट किया, उसके बाद जब हम एक इमेज को क्रिएट कर लेते हैं, तो इमेज को क्रिएट करने के बाद भी हमें डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स को क्रिएट करना होता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी प्लेस पे घूमने गए हुए, ठीक है, आपने वहाँ पे क्या किया, बहुत अच्छे से इमेज क्रिएट की, तो वहाँ पे क्या हुआ कि आपके पास मॉडल भी था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ही थे, ठीक है, आप वहाँ पे गए, आपके पास सीन भी था जहाँ पे भी आपने फोटो क्लिक कराई, आपके पास लाइटिंग भी थी, फिर चाहे वो इंटीरियर की हो, चाहे वो एक्सटीरियर की हो, चाहे वो एनवायरनमेंट की हो, आपके पास सभी चीज़ें थी। लेकिन जब आप इमेज को क्लिक करते हो तो क्या आप डायरेक्ट पोस्ट कर देते हो कहीं पे भी? नहीं ना, हम उसमें डिफरेंट तरीके के इफेक्ट्स को ऐड करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई ब्राइटनेस कम है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे ब्राइटनेस को बढ़ाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कलर कम है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, सैचुरेशन को बढ़ाते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जब हम इन सभी चीज़ों को ऐड करते हैं ना, तो ये जो प्रोसेस होती है इसे हम पोस्ट प्रोडक्शन बोलते हैं। और जब आप वीरे का यूज़ करते हो, ये जो फीचर है वो आपको एंडस्केप में नहीं मिलता है। जब आप एंडस्केप को यूज़ करते हो तो आपको पोस्ट प्रोडक्शन के लिए किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का यूज़ करना होता है। अभी वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर कोई भी हो सकता है, वो आपका कोई ऑनलाइन रिसोर्स हो सकता है, ठीक है, वो आपकी कोई एडिटिंग ऐप हो सकती है, जैसे फोटोशॉप हो गया है ना, जैसे लाइट रूम हो गया, वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप मोबाइल में भी एडिट कर सकते हो। मोबाइल के अंदर तो डेफिनेटली हम डायरेक्ट भी कर लेते हैं, और बहुत सारे तरीके के ऐप भी होते हैं, तो उनके थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो वो जो पूरा प्रोसेस होता है वो या तो आप वीडियो के थ्रू करते हो या फिर आप एंडस्केप के थ्रू करते हो, और सेम चीज़ आपका एनिमेशन के अंदर होता है। तो जिस पॉइंट तक हम लोग मॉडलिंग कर रहे होते हैं ना, वो पॉइंट आपका वो होता है जहाँ तक हमने क्या किया, किसी भी एक इमेज को क्रिएट करने के लिए जिस मॉडल की रिक्वायरमेंट थी, उस मॉडल को प्लेस किया। यहाँ पर जितना भी मैंने बात किया लाइटिंग के बारे में, रेंडर सेटिंग के बारे में, मटेरियल के बारे में, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपकी किसके अंदर होती है, प्लगइन्स के अंदर होती है, जो कि हम हमारी ट्रेनिंग के अंदर कौन कौन से प्लगइन है, वीरे है और एंडस्केप है। तो हमें इन दोनों प्लगइन के थ्रू क्या करना होगा, डिफरेंट तरीके के इम्पैक्ट्स को क्रिएट करना होगा। जैसे आपको यहाँ पे वीरे प्लगइन दिख रहा है, तो वीरे प्लगइन के लिए मैंने यहाँ पे दो डिफरेंट एग्जांपल्स लिए, एक आपका इंटीरियर का एग्जांपल है, एक आपका एक्सटीरियर का एग्जांपल है। तो आप दोनों ही इमेज में देख सकते हो कि किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया गया है, ठीक है। जैसे अभी लेट्स सपोज हम एक्सटीरियर वाला केस लेते हैं, तो एक्सटीरियर के अंदर नाइट टाइम है, एक इवनिंग टाइम का शूट लिया हुआ है, तो वहाँ पर हमने किस तरह की लाइटिंग यूज़ करी, वहाँ पर हमने वार्म लाइट यूज़ किया है। रीज़न क्या हुआ उसके पीछे, क्योंकि एक टाइम होता है, एक टाइम के अंदर जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग जैसे डे टाइम है, तो आपके माइंड में सोचते ही क्या आएगा, ब्लू स्काई आपको विजिबल होगा, ठीक है। मैंने बोला क्लाउडी वेदर, तो थोड़ा आपको वहाँ पे ओवरकास्ट वेदर समझ में आएगा, है ना। तो वो चीज़ें क्या होती है ना, हमारी माइंड में सेट होती है। नाइट टाइम आते ही हमें चाहिए होता है कि हमें थोड़ा वार्म टोन मिले, ठीक है। वहीं पे मान लीजिए कि डे टाइम है और फिर आपको येलो कलर की लाइट मिल रही है, तो वो आपको सुटेबल नहीं करेगी सीन के साथ। वहाँ पर आपको कैसा टाइम चाहिएगा, वहाँ पर आपको ब्राइट लाइट चाहिए, जैसे व्हाइट कलर की होगी, जो कूल टेम्परेचर के अंदर आती है, जो कूलर टोन के अंदर आती है। और वहीं पे अगर मतलब कुछ ऐसा टाइम है, ठीक है, आपको कोई सनसेट का टाइम है, वहाँ पे भी आपको थोड़ा ब्राइट चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको थोड़ा वार्म फिनिशिंग चाहिए होता है। वो डिपेंड करता है कि भाई एटमॉस्फेयर कैसा है, कैसा आपने लाइटिंग प्लेस किया, वो सभी चीज़ों पे मैटर करता है, ठीक है। इसके अलावा आपने मॉडल कैसा प्लेस किया, उस चीज़ों के ऊपर भी वर्क किया जाता है। मान लीजिए कि एक्सटीरियर के अंदर अभी दो तरीके से लाइटिंग आप प्लेस कर सकते हो, कि मान लो कि ये वाला आपको मॉडल दिख रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि सिर्फ एक्सटीरियर की लाइटिंग आ रही है, सिर्फ एनवायरनमेंट की लाइटिंग आ रही है ना, तो वहाँ पर आपको इंटीरियर लाइटिंग की नीड नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग किस में कवर करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करते हैं वीरे के अंदर। तो वीरे को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, वीरे को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि वीरे एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज़ किया जाता है विजुअलाइजेशंस को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, फोटो रियलिस्टिक विजुअलाइजेशन को क्रिएट करने के लिए, फिर वो चाहे आर्किटेक्ट हो, चाहे फिर वो एक्सटीरियर हो, चाहे फिर वो इंटीरियर हो, ठीक है। इन तरह की जो चीज़ें होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं वीरे प्लगइन का।
और सेम आपका एंडस्केप प्लगइन होता है। तो दोनों ही प्लगइन के अंदर आप क्या कर सकते हो, इन सभी स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे डिफरेंसेस कहाँ पे आते हैं कि भाई कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट है, कौन सा प्लगइन बेस्ट है, आपको वीरे को यूज़ करना चाहिए, आपको एंडस्केप को यूज़ करना चाहिए। देखिए यहाँ पे ना हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं इन रिजल्ट कि कैसा रिजल्ट मिल रहा है और कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि दो ही चीज़ें मैटर करती है जब आप किसी भी इमेज को क्रिएट करते हो। तो एक तो आपका होता है कि भाई कैसा आउटपुट मिल रहा है, और सेकंड आपका होता है टाइम। तो वहीं पे वही चीज़ आ गई है कि अगर आपको शॉर्ट टाइम के अंदर कोई भी रिजल्ट अचीव करना है ना, इंटीरियर के अंदर, एक्सटीरियर के अंदर, तो आप एंडस्केप प्लगइन का यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको क्या करना है, आपको एक बिल्कुल क्लियर क्वालिटी रिजल्ट चाहिए, आप चाहते हो कि बिल्कुल रियल सब चीज़ें लगे, उस तरह का रिजल्ट आप क्रिएट करना चाहते हो, तो आप वीरे प्लगइन का यूज़ कर सकते हो। वीरे प्लगइन जो है वो आपको ट्रू कलर जनरेट करता है, वहीं पे एंडस्केप प्लगइन क्या करता है, आपको फास्ट रेंडरिंग क्रिएट करने में मदद करता है। एंडस्केप के अंदर आप रेंडरिंग, एनिमेशन, वॉक थ्रू, 360 इमेजेस मीन्स पैनोरमा इमेजेस एंड स्टैंडअलोन्स भी क्रिएट कर सकते हो। स्टैंडअलोन्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपको अपने क्लाइंट के साथ क्या करना है, अपना जो सीन है वो शेयर करना है, बट स्टिल उनके पास इसके प्लगइन नहीं है और कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है, फिर भी स्टिल उसको ओपन करना चाहते हैं, तो आप उनके साथ स्टैंडअलोन शेयर कर सकते हो। उसमें क्या होगा कि उन स्टैंडअलोन का मीनिंग ये होता है कि वो सिंगल भी यूज में आप कर सकते हो, तो चाहे उनके सिस्टम में एंडस्केप हो, चाहे उनके सिस्टम में एंडस्केप नहीं हो, वो एंडस्केप का यूज कर सकते हैं। तो वो कंप्लीट एंडस्केप को चेंज करके देख सकते हैं। अभी एंडस्केप के अंदर भी बहुत सारे तरीके के फीचर्स होते हैं कि आप वहाँ पे सन को रोटेट करके देख सकते हो, आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, आप वहाँ पे टाइम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप वहाँ पे डिफरेंट तरीके के ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके की सेटिंग्स होती हैं, विजुअल सेटिंग्स होती हैं कि उसमें सैचुरेशन क्या है, उसमें कलर टेम्परेचर क्या है, उसमें आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड कितनी है, उसमें फोकल पॉइंट आपने क्या रखा हुआ है, रेंडरिंग क्वालिटी क्या है, आउटपुट साइज आप क्या चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ब्लूम इफेक्ट आप ऐड कर रहे हैं नहीं कर रहे, वेंट इफेक्ट आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है, टिल्ट शिफ्ट्स आपको मिल जाते हैं, आपको वहाँ पे स्काई बॉक्स ऑप्शन, डेजर्ट ऑप्शन, टाउन ऑप्शन, मतलब डिफरेंट तरीके के स्काई मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हो। और अगर आप एंडस्केप यूज़ कर रहे हो, अगर आप प्रोफेशनल वर्जन यूज़ कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें तो आपको मिल ही जाएंगी, है ना। और अगर आपके पास सिस्टम में नहीं है और अगर आप स्टैंड अलोन पे वर्क कर रहे हो, तो भी आप इन सभी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पे भी ना आपको दो तरीके के स्टैंड अलोन्स मिलते हैं, एक आपका होता है EXE स्टैंड अलोन और एक आपका होता है वेब स्टैंड अलोन। EXE स्टैंड अलोन क्या करता है, आपका कंप्यूटर के अंदर वर्क करता है, मतलब उसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की नीड नहीं होती। वहीं पे वेब स्टैंड अलोन जो है वो आपका ऑनलाइन स्टैंड अलोन है, वहाँ पे आपको क्या करना होता है, ऑनलाइन वर्क करना होता है। आप वहाँ पे इवन QR कोड्स भी जनरेट कर सकते हो। QR कोड सब सभी को पता होगा ना कि हम लोग क्या करते हैं, स्कैन करते हैं मोबाइल से, और जिस भी तरीके का QR कोड होता है वो उस तरीके की जो एप्लीकेशन वो आपकी ओपन हो जाती है। सेम आप क्या कर सकते हो, एंडस्केप के अंदर QR कोड जनरेट कर सकते हो कि आप अपने मोबाइल से स्कैन किया, अभी वो QR कोड एनिमेशन का है या इमेज का है, डेफिनेटली इमेज का ही होता है, 360 इमेजेस का होता है, आप उसको रोटेट करके देख सकते हो, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। एंडस्केप प्लगइन एक फीचरिस्टिक प्लगइन है, एंडस्केप प्लगइन एक रियल टाइम प्लगइन है। डेफिनेटली इसके अंदर फीचर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इसके जो इफेक्ट्स है वो आपको बहुत रियल इम्पैक्ट देते हैं, जैसे आप इन इमेजेस के अंदर देख ही सकते हैं, है ना। इवन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपको एंडस्केप के अंदर मिलता है जो कि होता है आपका एसेट लाइब्रेरी। वीरे के अंदर भी आपको कॉस्मोस लाइब्रेरी मिल जाती है। डिफरेंस कहाँ पे आता है दोनों के अंदर, और इन लाइब्रेरी का मीनिंग क्या है, इन लाइब्रेरी का मीनिंग ये होता है कि आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपको कार को प्लेस करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा 3D वेयर हाउस का यूज़ करें, आप 3D वेयर हाउस पे जाएं, वहाँ से आप किसी कंपोनेंट को सेलेक्ट करें, ठीक है, आपको डोर यूज़ करना है, विंडो यूज़ करना है, वहाँ से आपने पिक किया और आपने वहाँ पे यूज़ कर लिया, उससे ऐसा नहीं होता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐसे लाइब्रेरी का भी यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि आपके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एज अ प्रॉक्सी आपके इम्पोर्ट होते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको वहाँ पे मतलब बेनिफिट किस चीज़ के लिए है कि हम लोग एसेट लाइब्रेरी का यूज़ क्यों करते हैं। फर्स्ट तो आपको प्रॉक्सी के अंदर मिलता है, दूसरा आपको रेंडर रेडी ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं कि अगर आपको कार मिल रही है तो कार के अंदर आपको सभी चीज़ें, जैसे रिफ्लेक्शन है कारपेंट का, ठीक है, ग्लास है तो ग्लास में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्पेक्युलर वैल्यू, वो सारी चीज़ें मिलेंगी। कारपेंट के अंदर आपको ग्लोसीनेस, मेटलनेस, वो सभी चीज़ें मिलेंगी।
ठीक है, मतलब रेंडर रेडी ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा कि आप जैसे आपने प्लेस किया और आप उसकी रेंडरिंग ले सकते हो। आपको कोई भी चेंजमेंट करने का नीड नहीं है। आपको वेजिटेशन की कैटेगरीज, पीपल्स की कैटेगरीज, ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट तरीके की लाइटिंग्स आपको मिल जाती हैं, लीव्स आपको मिल जाते हैं, आपको वहाँ पे एसेसरीज मिल जाती हैं, हाउस एसेसरीज है, आउटडोर कैटेगरी है, वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट्स आपको मिल जाते हैं, वहाँ पे सिर्फ कार ही नहीं, आपको बाइसिकल, मोटरसाइकिल, ठीक है, आपको वैन्स, बसेस और भी काफ़ी सारे तरीके के ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो वो आप वहाँ से यूज़ कर सकते हो। सेम तरीके की लाइब्रेरी कॉस्मोस लाइब्रेरी भी है। वीरे जो है वो कॉस्मोस का है एंड एनस्केप जो है वो आपका एनस्केप का ही है, मतलब एनस्केप GmbH करके एक है, तो उन्हीं का है ये, उन्होंने डेवलप किया था। वो चाउस ग्रुप का प्रोग्राम है वीरे, और एनस्केप जो है वो एनस्केप का प्रोग्राम है। एनस्केप जो है वो 2013 में आपका लॉन्च हुआ था एंड वीरे आई थिंक उससे भी पहले का है काफ़ी। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस हमारा एनस्केप एंड वीरे के अंदर कवर होगा। इसके अलावा हम यहाँ पर 8 डिफरेंट एक्सटेंशंस को यूज़ करने वाले हैं। अब ये एक्सटेंशन बेसिकली करते क्या हैं, एक्सटेंशन आपके वर्क फ्लो को इंक्रीज करते हैं और आपके सॉफ्टवेयर को और ज़्यादा फीचरिस्टिक बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमने डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशंस को पिक किया है और एक हर एक एक्सटेंशन का अपना अपना यूज़ है। जैसे 1001 बिट टूल है, ये एक्सटेंशन क्या करता है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ मॉडलिंग। GHS पावर आपको एक्सपोजर तो डेफिनेटली प्रोवाइड करता ही है, बट वहाँ पर आपको मॉडलिंग के ऑप्शन नहीं मिलते, वहाँ पर आप एडिटिंग कर सकते हो। जैसे अगर आपको स्टेयर को क्रिएट करना है तो आप 1001 बिट टूल से विद इन सेकेंड स्टेयर्स को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप 1001 बिट टूल से क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पे रूफ को क्रिएट कर सकते हैं, हिप रूफ्स आप क्रिएट कर सकते हैं, आप वहाँ पे ऑफसेट कमांड का यूज़ कर सकते हैं, आप वहाँ पे एरे कमांड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये जितने भी कमांड्स होती है इसका यूज़ आप किस में करते हैं, 1001 बिट टूल के अंदर करते हैं। तो ये एक्सटेंशन आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर देता है। अगर आपको स्टेयर को क्रिएट करना है, अगर आप वॉल्स को क्रिएट करना चाहते हो तो आप वॉल को क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि स्केचअप के अंदर क्या होता है कि अगर आपको वॉल को क्रिएट करना है तो पहले आप लाइन कमांड या रेक्टेंगल कमांड की हेल्प से शेप को क्रिएट करते हैं, फिर आप वहाँ पर उसके अंदर हाइट को ऐड करते हैं। लेकिन इस एक्सटेंशन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको वॉल सिलेक्ट करना है, आपको यहाँ पे विड्थ टाइप करना है कि क्या आपका वॉल का विड्थ रहेगा, आपको वहाँ पे हाइट टाइप करनी है, एंड देन क्या करना है, आपको जस्ट प्लस का ऑप्शन, आपको क्रिएशन का ऑप्शन मिल जाता है और आप वहाँ पर क्रिएट कर सकते हो वॉल को। ओपनिंग करने के लिए स्केचअप के अंदर हम क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस के थ्रू, डिफ़ॉल्ट टूल्स के थ्रू कि आप एक शेप बनाते हो, पुश पुल कमांड की हेल्प से या फिर एक्सट्रूड कमांड की हेल्प से आप वहाँ पर उस नेगेटिव के अंदर उसमें हाइट ऐड करते हो, तो वहाँ से वो रिमूव हो जाते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमें ओपनिंग विड्थ और हाइट देनी होती है और आप डायरेक्टली वहाँ पे ओपनिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, 1001 बिट टूल के अंदर और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। आप वहाँ पे ग्रूव्स क्रिएट कर सकते हैं, लोवर्स क्रिएट कर सकते हैं, विंडो पैनल्स क्रिएट कर सकते हैं। ये जितनी भी चीज़ें, मतलब मॉडलिंग के जो फीचर्स आपको मिलेंगे, जो टर्म्स होंगी, जो फीचर्स होंगे, जो अनलॉक होंगी, वो कौन सा एक्सटेंशन अनलॉक करने वाला है, वो होने वाला है आपका 1001 बिट टूल। GHS पावर बार क्या करते हैं आपके लिए, एडिटिंग के अंदर फीचर्स को अनलॉक करते हैं। मीन्स अगर आपको एक ऑब्जेक्ट की कॉपी लेनी है तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉ करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, मूव कमांड की हेल्प से हम उसकी कॉपी लेते हैं। अभी वो 1 बाई 1 करके आपको कॉपीज लेनी होती है या फिर आप मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एक पाथ के लॉन्ग कॉपी करना है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर GHS पावर बार का यूज़ करेंगे। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को प्रॉक्सी में कन्वर्ट करना है तो आप वहाँ पर GHS पावर बार का यूज़ करेंगे। और भी काफ़ी सारी कमांड्स होती है जो GHS पावर बार के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, थर्ड आपका होता है यहाँ पर राउंड कॉर्नर। राउंड कॉर्नर क्या करते हैं, राउंड कॉर्नर बेसिकली आपकी एजेस को स्मूथ करने के लिए, कर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब हम किसी भी शेप को क्रिएट करते हैं ना सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उनके जो कॉर्नर होते हैं वो बिल्कुल शार्प होते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड के अंदर ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हमें क्या करना होता है, हमें उनकी एजेस को स्मूथ करना होता है, तो उसके लिए हम लोग राउंड कॉर्नर एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं। लुमियन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया एनस्केप एंड वीरे के बारे में, इसी तरीके से लुमियन भी आपका एक रेंडरिंग सॉफ्टवेयर होता है। तो वहाँ पे हमें क्या करना होता है, क्योंकि एनस्केप एंड वीरे डायरेक्टली लिंक होते हैं और लुमियन के अंदर हमें मॉडल को एक्सपोर्ट करना होता है या फिर हमारे मतलब सॉफ्टवेयर से तो एक्सपोर्ट करना होता है और लुमियन के अंदर जाकर हमें इंपोर्ट करना होता है। मतलब क्या होता है कि दोनों चीज़ों का ना लिंक नहीं होता। अगर आपने एक दफ़ा कोई भी मॉडल में चेंजमेंट करके दे दिया और लुमियन के अंदर आपने ऐड कर दिया,
तो अगर आप स्केचअप के अंदर, राइनो के अंदर, ठीक है, आप मैक्स के अंदर या रेविट के अंदर किसी भी सॉफ्टवेयर में एडिट कर रहे हो, चेंजमेंट कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होगा कि आप चेंजमेंट नहीं कर पाएंगे। एमस्केप, वी-रे, करोना रेंडर, ये सभी में क्या होता है कि आपका वो इनबिल्ट रेंडर होता है कि आप चेंजमेंट कर रहे हो, वो लिंक्ड है दोनों एक दूसरे से, कि आप चेंजमेंट करो तो आपको एज पर चेंजमेंट दूसरे सॉफ्टवेयर में भी दिख रहा है, आपको प्लगइन्स में भी दिख रहा है। लेकिन लूमियन के अंदर ऐसा कोई भी फीचर नहीं होता है। तो वहाँ पर हमें किस चीज़ का यूज़ करना होता है? वहाँ पर हम यूज़ करते हैं लूमियन लाइट सिंक्रोनाइजेशन का, जो कि क्या करता है, आपके लूमियन के साथ और आपके पर्टिकुलर डिज़ाइन सॉफ्टवेयर के साथ उसमें एक बॉन्ड क्रिएट करता है, जिसकी हेल्प से क्या होता है कि आप कोई भी चेंजमेंट कर रहे होते हैं तो वो चेंजमेंट आपको लूमियन में भी विजिबल होता है। तो इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मटेरियल रिसाइज़र भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लगइन होता है। मटेरियल रिसाइज़र के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर आप जहाँ पर भी बैठे हुए हैं, ठीक है, वहाँ से आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के अलोंग बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट आपका पास रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट आपका हल्का सा दूर है। तो वहाँ पे पिक्सेल्स होते हैं ना, आपने देखा होगा, लेट्स सपोज आप यूट्यूब की कोई वीडियो ओपन कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम पिक्सेल्स को डिफाइन कर सकते हैं कि भाई 144 पिक्सेल्स के अंदर आप देख रहे हो, ठीक है, या फिर आप 1080 में देख रहे हो, तो पिक्सेल्स में डिफरेंस आ गया तो आपकी क्वालिटी में डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को आप रिलेट कर सकते हो कि जितनी ज़्यादा पिक्सेल्स होंगी, जितनी ज़्यादा क्वालिटी होगी किसी भी इमेज की, उतना ही ज़्यादा क्लियर चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। जितनी कम क्वालिटी होगी उतनी ज़्यादा रफ क्वालिटी आपको इमेज की मिलेगी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपके रेंडर के, आपके कैमरा के, बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि आपके कैमरा के पास है, तो उसकी क्वालिटी हमें अच्छी चाहिए होती है, मतलब एक फ्रेश क्वालिटी आपको चाहिए होती है, ताकि आपके रेंडर के अंदर भी परफेक्टली चीज़ें आपको विजिबल हो। वहीं पे अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक्स वाई जेड ऑब्जेक्ट, और वो आपके रेंडर से दूर है, तो क्या होगा कि वहां पर आप कितना भी हाई क्वालिटी पिक्सल्स यूज कर ले, अगर वो विजिबल ही नहीं हो रहा है रेंडर में, तो वो जस्ट हमारे फाइल के साइज को बढ़ा रहा है, इसके अलावा उसको कोई यूज नहीं है। तो मटेरियल रिसाइजर क्या करता है, आपके मटेरियल्स को, कोई भी मटेरियल आप अप्लाई करते हो, कोई भी टेक्सचर आप अप्लाई करते हो, उसके साइज को रिसाइज करने के लिए यूज किया जाता है। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट आपसे काफ़ी ज़्यादा दूर है, आपकी कैमरा से काफ़ी ज़्यादा दूर है, बट वो 4K के अंदर है, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है 4K के अंदर होने का, वो अगर 1000 में भी होगा तो भी हमारा वर्क परफेक्टली चलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल रिसाइजर की हेल्प से उसके साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। उससे आपको दो चीज़ों में बेनिफिट मिलेगा। पहला तो आपका जो टाइम होगा, रेंडरिंग टाइम होगा, वो आपका यहाँ पर कम होगा, और दूसरा चीज़ कि आपका जो फाइल साइज होगा वो आपका यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। तो ये हम कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रंट फेस भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है। जैसे आपने एक चीज़ सुनी होगी ना कि कोई भी एक चीज़ होती है, कोई भी लेट्स सपोज कोई भी एक पेपर है, तो उसका भी दो फेस होते हैं, एक उसका इनकरेक्ट फेस होता है, एक उसका करेक्ट फेस होता है। सभी चीज़ें, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक टीवी स्क्रीन हम ले सकते हैं कि टीवी स्क्रीन एक आपका पीछे की तरफ है, एक आपका बाहर की तरफ है, मिरर है, एक आपको फुल्ली रिफ्लेक्टिव है, एक आपको रफ सरफेस मिला हुआ है। समझ रहे हैं ना इस चीज को कि हर एक कोई भी एक मेटेरियल होता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है, उसके दो फेस होते हैं, एक उसका फ्रंट फेस, एक उसका बैक फेस। तो फ्रंट फेस प्लगइन क्या करता है, अगर आप क्रिएशन के टाइम पे, मॉडलिंग के टाइम पे कोई भी ऑब्जेक्ट बैक फेस उसका ऊपर आ जाता है, तो या तो हम क्या कर सकते हैं कि 1 बाय 1 करके फेसेस को रिवर्स कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, फ्रंट फेस एक्सटेंशन की हेल्प से विद इन सेकेंड्स आप क्या कर सकते हो, सभी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो फ्रंट फेस के अंदर, ठीक है। इसके अलावा फ्लोर जनरेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लगइन है। फ्लोर जनरेटर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंट तरीके के फ्लोर्स को क्रिएट कर सकते हैं। आपको वहाँ पे डिफरेंट तरीके के ऑप्शंस मिल जाते हैं, आपको ब्रिक ऑप्शन मिल जाता है, आपको वहाँ पे वुडन ऑप्शन मिल जाता है, आपको वहाँ पे हेक्सागन मिल जाता है, आपको काफ़ी सारे तरीके के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको एक सरफेस को बनाना है कि भाई ये हमारी लेंथ होगी, ये हमारी विड्थ होगी, और इसके अंदर मुझे ब्रिक चाहिए, तो एक तो आप क्या करो कि 1 बाय 1 करके ब्रिक को ऐड कर रहे हो, फिर आप उसको मूव कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, और जितना आपको रिक्वायर्ड है वहाँ पे आप उसे यूज़ कर रहे हो। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका क्या है कि आप फ्लोर जनरेटर प्लगइन का यूज़ कर रहे हो। जैसे आपने वहाँ पे एक फेस बनाया कि भाई इतना मेरा लेंथ होगा, इतना मेरा विड्थ होगा, अभी फिर आपको चूज़ करना है कि टाइप क्या है, मटेरियल है, चेकर बोर्ड है, आपका वुड है, ठीक है, आपका वहाँ पे टाइल है, कैसा मटेरियल होगा, कैसा शेप होगा, वो शेप आपने चूज़ किया, लेंथ विड्थ आपने चूज़ किया, चैम्फर आपने चूज़ किया, रेंडमाइजेशन आपने चूज़ किया, मतलब वो अलग अलग ऑप्शन है उसका आपने यूज़ किया, और फाइनली जस्ट आपने क्लिक किया उस फेस पे। जैसे ही आपने क्लिक किया, उसने क्या कर दिया, ऑटोमेटिकली उसी उसी कंप्लीट फेस के अंदर
उसने क्या कर दिया, उस ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर दिया। अगर आपने ब्रिक यूज़ किया है तो उसने यहाँ पे ब्रिक्स को क्रिएट कर दिया, वुड यूज़ किया है तो वुड को क्रिएट कर दिया, टाइल यूज़ किया तो टाइल को क्रिएट कर दिया। तो फ्लोर जनरेटर क्या करता है, फ्लोर जनरेटर नाम से समझ आ रहा है, फ्लोर को जनरेट करने के जिस एक्सटेंशन का हम यूज़ करेंगे वो होगा आपका फ्लोर जनरेटर प्लगइन। तो इसका हम लोग यूज़ देखने वाले हैं। इसके अलावा लास्ट आपका यहाँ पे कर्वी लॉफ्ट रहेगा, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी शेप को बेंड कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक एक्सेलेट शेप हो सकती है, उसमें आप किसी भी शेप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। कोई आर्क भी हो सकता है, कोई आपका वहाँ पे कोई आपकी स्प्लाइन भी हो सकती है, किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये सभी एक्सटेंशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के बारे में। देखिए स्केचअप जो है वो बेसिकली लास्ट सॉफ्टवेयर नाम की कंपनी थी, उसका प्रोडक्ट है, इसको 1999 के अंदर ब्रेड शेल इन जोएश ने बनाया था। ठीक है, 2006 के अंदर गूगल ने स्केचअप को खरीद लिया था, किस कंपनी से, लास्ट सॉफ्टवेयर नाम की कंपनी से। और उसके बाद 2006 के बाद स्केचअप का जो नेम था उसको रीनेम कर दिया गया, और नेम क्या रखा गया, नेम रखा गया गूगल स्केचअप। 2007 के अंदर क्या हुआ, स्केचअप का एक 6th वर्जन रिलीज हुआ, जिसे हम फ्री वर्जन बोलते हैं स्केचअप का, क्योंकि स्केचअप के बहुत सारे टाइप के वर्जन्स होते हैं। आप स्केचअप को मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं, आप वहाँ पे टैबलेट यूज़ कर सकते हैं, मैक यूज़र्स के लिए भी स्केचअप अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप विंडो यूज़र है तो विंडो यूज़ भी आप कर, अगर आप विंडो यूज़र है तो भी आप वहाँ पर स्केचअप को यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे तरीके की एप्लीकेशन है, डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स हैं। तो इसी तरीके से जब इसका स्टार्टिंग वर्जन्स रिलीज हो रहे थे तो 2007 के अंदर गूगल स्केचअप का एक फ्री वर्जन रिलीज किया गया था। अभी फ्री वर्जन क्या है, देखिए गूगल स्केचअप के ना मतलब कोई भी वर्जन हो सकता है XYZ। ठीक है, उसके दो टाइप के वर्जन होते हैं, एक उसका फ्री वर्जन होता है, एक उसका प्रोफेशनल वर्जन होता है। फ्री वर्जन और प्रोफेशनल वर्जन के अंदर एक बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस होता है। फर्स्ट तो आपको वहाँ पे फ्री वर्जन में बॉटम मार्क मिलता है, स्टूडेंट आपको लाइसेंस मिलता है वहाँ पे। और सेकेंड थिंग आपको वहाँ पर मिलता है कि आपको जो टूल्स होता है वो और भी ज़्यादा कम हो जाते हैं। प्रोफेशनल वर्जन के अंदर आपको कंप्लीट टूल्स मिलते हैं, तो वहाँ आप उनका यूज़ कर सकते हैं। और वहीं पे फ्री वर्जन में जो नंबर ऑफ टूल्स होते हैं वो आपके कम होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ था फ्री वर्जन, वो 2007 के अंदर रिलीज किया गया था। इसके अलावा यहाँ पे गूगल ने इसमें कुछ फीचर्स को ऐड किया था, जैसे कि गूगल अर्थ को ऐड किया गया था, गूगल 3D वेयर हाउस को ऐड किया गया था। 3D वेयर हाउस क्या था, जहाँ से आप कॉम्पोनेंट्स को डाउनलोड करते हैं। ये 2007 से पहले नहीं था। ठीक है, उससे पहले भी हमने इसके स्केचअप रिलीज था, बट 2007 में इस फीचर को ऐड किया गया था 3D वेयर हाउस को, जहाँ से आप क्या कर पा रहे थे, डायरेक्टली कॉम्पोनेंट को डाउनलोड कर पा रहे थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे लेआउट को ऐड किया गया। लेआउट किस लिए यूज़ किया जाता है, डिटेलिंग के लिए किया जाता है। जैसे हम ऑटोकैड में प्लानिंग करते हैं तो वहाँ पर हम डायमेंशन, उसके लेआउट सभी चीज़ें प्रॉपर्ली प्रोवाइड करते हैं। तो सेम आपका स्केचअप में भी होता है कि आपको वहाँ पे लेआउट प्रोवाइड करना होता है, कि अगर आपने कोई भी मॉडल डिज़ाइन किया है तो उस मॉडल को डिज़ाइन करने के बाद उसकी डिटेलिंग प्रोवाइड करना। तो वो जितनी भी चीज़ें होती है वो हम लोग लेआउट के अंदर करते हैं। तो लेआउट भी उन्हीं ने ही, गूगल ने ही इंट्रोड्यूस किया था इसके अंदर। इसके अलावा 2008 के अंदर जब इसका न्यू वर्जन रिलीज हुआ था, स्केचअप 7 जब रिलीज हुआ था, तो उसमें कुछ और टर्म्स को ऐड किया गया, जैसे कंपोनेंट ब्राउजर। कंपोनेंट ब्राउजर क्या था, 3D वेयर हाउस से डायरेक्ट लिंक था। इससे पहले हम लोग क्या करते थे कि कोई भी कंपोनेंट को, फॉर एग्जांपल आप डोर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप 3D वेयर हाउस पे जाते हैं, डोर को सर्च करते हैं, अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आप डोर चूज करते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड करते हैं एंड देन आप मॉडल में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक फंडा होता है। लेकिन 2008 के अंदर जब कंपोनेंट ब्राउजर ऐड कर दिया गया, तब क्या हुआ कि वो लिंक था 3D वेयर हाउस से, तो आपको वहाँ पे 3D वेयर हाउस को ओपन करने का नीड नहीं था। आप कंपोनेंट ब्राउजर में जाइए, अपने कंपोनेंट को सर्च कीजिए, तो आपके मॉडल के अकॉर्डिंग वहाँ पर वो बेस्ट जो होगा वो आपको सर्च करके देगा। इसी के साथ साथ लेआउट का सेकेंड वर्जन रिलीज किया गया। ठीक है, जिसमें और आपको फीचर्स ऐड मिल गए डिटेलिंग के अंदर। फिर 2010 के अंदर, 2008 से 2008 में स्केचअप 7 था, 2009 में इसका कोई भी वर्जन रिलीज नहीं हुआ था, लेकिन 2010 में इसका स्केचअप 8 वर्जन रिलीज हुआ था, जहाँ पर एक और फीचर को ऐड किया गया, जियो लोकेशन, जिसको लिंक कर दिया गया गूगल मैप के साथ एंड बिल्डिंग मेकर इंटीग्रेशन के साथ। इसका मीनिंग क्या था कि अगर आपका कोई भी टेरेन, कोई भी हिल आपका गूगल मैप से लिंक्ड है, तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जियो लोकेशन का यूज़ करेंगे और डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, हम उस टेरियन को प्लेस कर सकते हैं, हम उस साइट को प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये था।
स्केचअप वर्जन 8 जो था, मतलब जो 2010 के अंदर रिलीज हुआ था, उसे गोल्ड वर्जन बोला जाता है। इसके अलावा राइट नाउ 2012 के अंदर 1 जून को 2012 में ट्रिम्बल कंपनी ने इसे परचेज किया था, जो कि राइट नाउ इसकी ऑनर है। और 2013 में स्केचअप 2013 रिलीज किया गया, मतलब 2010 के अंदर स्केचअप 8 रिलीज किया गया और 2013 में स्केचअप 2013 रिलीज किया गया। इसके बाद जैसे जैसे वर्जन बढ़ते चले जा रहे हैं, जैसे स्केचअप 2014 आया, स्केचअप 2015 आया, 2016, 2017 एंड राइट नाउ 2023, इतने वर्जन आपके रिलीज हो चुके हैं। और ट्रिम्बल ने, जैसे गूगल ने इसमें 3D वेयर हाउस को ऐड किया था, ऐसे ट्रिम्बल कंपनी ने इसमें एक्सटेंशन वेयर हाउस ऐड किया था। जितने भी एक्सटेंशन के बारे में पीछे हमने बात करी, वो सभी एक्सटेंशन आप कहाँ से डाउनलोड करते हैं? आप डाउनलोड करते हैं एक्सटेंशन वेयर हाउस से। तो वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, इनका यूज़ कर सकते हो। ऐसा बहुत से लोगों को अभी भी लगता है कि स्केचअप जो है वो गूगल का ही प्रोडक्ट है और उसका नेम जो है वो गूगल स्केचअप है, बट ऐसा नहीं है। स्केचअप बेसिकली ट्रिम्बल कंपनी का सॉफ्टवेयर है, उसकी ऑनर ट्रिम्बल है और इसका जो नेम है वो ट्रिम्बल स्केचअप है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट हिस्ट्री कि स्केचअप को कैसा इंट्रोड्यूस हुआ, क्या क्या फीचर्स उसमें ऐड किए गए, कौन कौन से टूल्स उसमें ऐड किए गए। कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं स्केचअप के लर्न करने की। अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर को सीख रहे हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई बेनिफिट तो होगा ही उसका, है ना। तो जैसे क्विक डिजाइनिंग है, तो बहुत से आर्किटेक्ट प्रेफर करते हैं, आर्किटेक्ट भी और इंटीरियर डिजाइनर भी स्केचअप को यूज करें, क्योंकि आप एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स को जनरेट कर सकते हो। और जब आप स्केचअप यूज करते हो और आपको स्केचअप बहुत ही प्रो लेवल का आता है, तो डेफिनेटली आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं। और अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हो तो आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। ठीक है, और जब भी कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे आर्किटेक्ट यूज करते हैं, बहुत सारे इंटीरियर डिजाइनर यूज करते हैं, स्केचअप जो सॉफ्टवेयर है वो 3D डिजाइनिंग को लीड करता है। डेफिनेटली 3ds मैक्स बेटर होगा अगर आप स्केचअप के साथ कंपेयर करोगे। रीजन क्या है उसके पीछे? रीजन सिर्फ ये है कि वहां पे आपको डिटेल मॉडलिंग मिल जाती है। लेकिन हम उसे ये नहीं कह सकते कि स्केचअप कम है, क्योंकि क्विक मॉडलिंग आप 3D स्टेप्स में नहीं कर सकते हो। अगर आप उसमें एक इंटीरियर का प्रोजेक्ट भी बना रहे हो तो कम से कम आपको उसके लिए 5 से 6 घंटे देने होते हैं। स्केचअप क्या करता है, आपको सेम रिजल्ट को 2 घंटे में अचीव करके दिखा सकता है। तो जो टाइम वाला फैक्टर है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आप सभी को पता है टाइम इज मनी, तो जितना कम टाइम उतने ही अच्छे रिजल्ट्स अगर मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली स्केचअप इस चीज़ को लीड कर रहा है। एंडस्केप को जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, एंडस्केप भी हम लोग सीखने वाले हैं, तो डेफिनेटली आप क्विक एनिमेशन और वॉक थ्रू भी क्रिएट कर सकते हो इसके अंदर। और जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया, तो इस तरीके के जो एनिमेशन होते हैं वो आप इजीली बना सकते हो। और ऑनलाइन रिसोर्सेज तो स्केचअप के इतने ज़्यादा हैं, मतलब आपको कुछ भी कहीं पे भी पे करने की नीड नहीं है। इतने ज़्यादा नंबर ऑफ रिसोर्सेज आपको मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइट्स आपको मिलती है, आपको मटेरियल की साइट्स मिलती हैं, जो कि हम लोग आपको शेयर करेंगे कि कैसे उसे यूज़ करना है। तो वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अभी इतनी सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो जो फीचर्स होंगे ना स्केचअप के, वो भी आपको समझ आएंगे, जैसे 3D वेयर हाउस, जैसे एक्सटेंशन वेयर हाउस, जैसे जियो लोकेशन, इसके बारे में जस्ट अभी हमने बात की। तो ये सभी चीज़ें थी। इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया कि स्केचअप के अंदर जो नंबर ऑफ टूल्स है वो लिमिटेड है, मतलब नंबर ऑफ टूल्स लिमिटेड है, तो उसके मॉडिफाइंग के ऑप्शंस भी लिमिटेड है। तो आपको सेम टूल की हेल्प से बहुत सारे तरीके के कंपोनेंट्स डिज़ाइन कर सकते हो, बहुत सारे तरीके के ऑब्जेक्ट डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली मॉडिफाई के टर्म में बहुत ईजी है, मतलब आप ईजिली इसमें मॉडिफाई कर सकते हो। और नंबर ऑफ टूल्स कम होने की वजह से आपका ये सॉफ्टवेयर टाइम सेवर है, कि आपको एक ही ऑप्शन के थ्रू बहुत सारे तरीके के कंपोनेंट्स डिज़ाइन कर सकते हो। तो वो सभी चीज़ें आपकी यहाँ पे होती है। ठीक है, ये भी सभी चीज़ें आप ये भी आप सभी को पता होगा कि कोई भी मॉडल को जब हम डिज़ाइन करते हैं तो डायरेक्टली हम सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर में नहीं डिज़ाइन करते हैं, कि अगर आप लेट सपोज एक्सटीरियर डिज़ाइन करो तो डायरेक्टली वहाँ पे नहीं यूज़ करोगे, स्क्रैच से डिज़ाइन नहीं करोगे। वहाँ पर हमें क्या यूज़ करना होता है, हमें प्लान्स को यूज़ करना होता है। आपको ऑटोकैड की फाइल को लेके आना होता है, आप वहाँ पे स्केचअप की फाइल को लेके आते हैं। अभी इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा कि आप स्केचअप के अंदर स्केचअप की फाइल को लेकर आ रहे हैं, मतलब आप उसमें मर्ज कर रहे हैं फाइल को। ठीक है, इसके अलावा आप वहाँ पे मैक्स की फाइल को इंपोर्ट करा सकते हैं, आप वहाँ पे रेविट की फाइल को इंपोर्ट करा सकते हैं, और भी काफ़ी सारे तरीके के जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंपैटिबल हैं, उनके साथ आप क्या कर सकते हो, स्केचअप को लिंक करा सकते हो। तो स्केचअप जो है वो अदर सॉफ्ट के साथ रिलेटेबल है, कंपैटिबल है। तो अगर आप किसी भी प्लानिंग को ऑटोकैड में करके आए हो तो आप क्या कर सकते हो, स्केचअप के अंदर से इंपोर्ट करा सकते हो, डायरेक्टली आप वहाँ पे वॉल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो।
ठीक है। और ये वाला जो फीचर होते हैं मैक्सिमम सभी आपको सॉफ्टवेयर में मिलता है कि जो भी सॉफ्टवेयर होता है वो कंपैटिबल होता है। लिमिटेड टूल होने की वजह से जितने भी आपके पास टूल्स अवेलेबल होते हैं वो सभी टूल्स आपके इफेक्टिव टूल्स होते हैं। और इन सभी फीचर्स के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है जो कि होता है सैंडबॉक्स। सैंडबॉक्स क्या करता है, सैंडबॉक्स प्लगइन्स आपको टेरियन को क्रिएट करने में हेल्प करता है। मतलब आपको कोई भी सरफेस को अनइक्वल लेवल्स पे बनाना है, मतलब इसके लेवल्स इक्वल नहीं है, तो आप वहाँ पे किसका यूज़ करोगे, आप सैंडबॉक्स का यूज़ करोगे। एंड ये आपका यूज़र इंटरफेस है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्लगइन है, कौन कौन से ऑप्शन है, कैसे यूज़ किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें आपकी कल की क्लास में डिस्कस होगी। और देखिए कुछ इस तरीके का एनिमेशन भी आप स्केचअप के अंदर ईजिली क्रिएट कर सकते हैं विद इनस्केप।